बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आज अंबेडकर स्कूल के अंदर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। यहाँ पर बनते अक्षमाशील जी पहुँचे हैं जो कि धम्म दीक्षा दे रहे हैं। वह यहाँ पर गणमान्य लोग पहुँचे हैं जो कि धम्म दीक्षा लेने के लिए। और दिल्ली के डीयू के प्रोफेसर अजमेर काजल जी व बहुत गणमान्य लोग यहाँ पहुँचे हैं। सब यहाँ पर वो ले रहे हैं, हमारे साथ हैं। अब पूरी जो टीम पे बैक टू सोसाइटी यहाँ की टीम है और इनसे हम बात करते हैं। जी, अम्बेडकर पब्लिक स्कूल में महामानव गौतम बुद्ध की जयंती के अवसर पर यानी त्रिविध पूर्णिमा के अवसर पर यहाँ आयोजन हुआ और जिसमें शहर के गणमान्य व्यक्तियों ने हिस्सा लिया। आयोजन का मतलब यही है कि पूरी दुनिया में जिस तरह से बुद्ध का मैसेज संदेश जा रहा है, रोहतक के लोग भी उसी मैसेज को एक्सेप्ट कर रहे हैं और बुद्धिज़्म की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं। हमें लगता है कि आने वाले वक्त में शांति अहिंसा का जो संदेश बुद्ध का है उसको हम पूरे देश में फैलाएं और देश में जिस तरह का हिंसा का माहौल है, अत्याचार जिस तरह से हो रहे हैं, सामुदायिक तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, सांप्रदायिक तनाव जिस तरह से बढ़ रहा है, हमें उससे मुक्त होकर के एक श्रेष्ठ भारत बनाने के लिए आगे बढ़ना होगा। और श्रेष्ठ भारत वही है जो बुद्ध ने हमें दिया है। भिक्षु क्षमाशील जी हमारे मध्य आए और उन्होंने धम्म देशना दी, इसके लिए हम उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। और अक्सर वो रोहतक में आकर के इस तरह के आयोजनों में शामिल रहते हैं। मुझे लगता है कि इस अंबेडकर स्कूल का कैंपस ये उस वक्त का ये भूमि वो भूमि है जहाँ बुद्ध के पैर यहाँ पड़े थे। ये बहुत पुराना ऐतिहासिक है कि यहाँ बुद्ध विहार है और बहुत सारी चीज़ों को लेकर के हम यहाँ सामाजिक और सांस्कृतिक अभियानों में रहते हैं। तो इस अवसर पर हम ये केवल यही कहना चाहेंगे कि पूरी दुनिया के उस मैसेज को, जो बुद्धिज़्म का मैसेज है, वो पूरी दुनिया का मैसेज, रोहतक के लोग भी उसको बहुत तेज़ी से एक्सेप्ट करके आगे उसके साथ बढ़ रहे हैं। और हम सभी की मंगल कामनाएँ करते हैं, बुद्ध के मैसेज को वो आगे बढ़ाएँ। यहाँ पर जो पे बैक टू सोसाइटी का ये अभियान है, बेसिकली इस अभियान के पीछे एक बड़ा लक्ष्य ये है कि समाज के जो लोग पीछे छूट गए हैं, और क्योंकि हम एक समाज के हिस्से के रूप में हमने समाज से ही कुछ हासिल करके हम इस जगह पर पहुंचे हैं, तो हमें समाज को वापस करना चाहिए। और वापस वो कल्चर के रूप में कर सकते हैं, धन के रूप में कर सकते हैं, ज्ञान के रूप में कर सकते हैं और सामाजिक श्रम के रूप में कर सकते हैं। तो उस तरह के सभी अभियानों के साथ पे बैक टू सोसाइटी सक्रियता के साथ इस काम को कर रही है। और उसके लिए हरियाणा बौद्ध महासभा और LIC की जो पूरी वालिक की टीम है, और इसके अलावा जो दूसरे बहुत तरह के जो सामाजिक सांस्कृतिक संगठन है, सभी मिलकर के इस काम में तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। हम सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं और आने वाले वक्त में भी हम इस अभियान को तेज़ी से आगे बढ़ाएंगे और उस लक्ष्य को हासिल करेंगे जो बाबा साहब ने कहा था कि आने वाले वक्त में हम इस देश को बुद्ध में बनाएंगे। जय भीम, जय भारत। थैंक यू। उनके संघ को उन्होंने आगे बढ़ाया और जो बहुजन के नाम से उन्होंने अब तक वो लगातार वो मोमेंट आगे बढ़ रहा है। तो इस मोमेंट में लगातार आप लोग लगे हुए हैं, आप लोगों से सीख के हमारे जैसे लोग लगे हुए हैं और लगातार ही लगे रहेंगे। ये महापुरुषों का मिशन है जो बुद्ध से शुरू होकर मान्यवर साहब तक और आज तक आप लोगों के माध्यम से आगे बढ़ रहा है और अगली पीढ़ी तक जाएगा। तो इसमें लगे रहेंगे। आप लोगों को पुनः जय भीम, नव बुद्धाय। ज़्यादा समय मैं नहीं लेना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच। रमेश जी आ जाओ फिर, 1 मिनट है। सबसे पहले मैं बुद्ध जयंती की सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और मैं तो खैर मंत्री जी ने कहा है, बहुत बड़ा वक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन मैं चाहूँगा कि वे डॉक्टर काजल जी आएँ और अपनी बात रखें कि वो आखिरकार क्या चीज़ है जो मुझे पानी चाहिए, जिसको मुझे मिलना चाहिए। और वो क्योंकि वो शरीर को बहुत कष्ट दे चुके थे। एक तस्वीर आती है बहुत सारी पत्रिकाओं में कि बुद्ध केवल हड्डियों का ढांचा दिखता है। साहब आप सभी ने देखा होगा किसी न किसी रूप में बुद्ध की एक एक पसली दिखती है। वो तपस्या या योग या भूखा रह करके इतना कमजोर हो गए कि सांस लेना मुश्किल हो गया। मरणासन हालत में थे कि वहाँ कोई महिला अपनी मनोकामना पूरा करने के लिए पेड़ के नीचे जाती है और वहां पर देखती है कि पेड़ और उसमें कोई फर्क वही नहीं दिख रहा था। इतना कमजोर और इतना दुबला पतला बुद्ध हो गए थे।
तो उसने वो खीर की चम्मच ऐसे लगाई, हाथ से लगाया, चम्मच नहीं कि उसकी तरफ लगाया, तो उसको लगा कि तो उसके होठों की तरफ हाथ लग गया, खीर का दाना उसके मुंह में लगा, उसने आंख खोल ली। उसने सोचा ये कि करिश्मा हो गया, पेड़ खुल गया। पेड़ कैसे आंख खोल सकता है? पता लगा कि ये तो कोई इंसान है। तो ये जो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि आप भूखा रह करके कुछ हासिल नहीं कर सकते। बुद्ध का पहला मैसेज ये है, आपको ज्ञान हासिल करना है तो इस दुनिया की यथार्थ दुनिया के ज्ञान को तभी हासिल कर सकते हो जब इस दुनिया को समझने का प्रयास करोगे। और समझ तभी आएगा जिसको कार्य कारण सिद्धांत कहते हैं कि ये पेड़ है तो इसका बीज था, अगर बीज है तो पेड़ भी रहा होगा, नहीं तो ना ये पेड़ बनता ना ये बीज बनता। इसलिए कार्य कारण सिद्धांत है, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी जिसको बोलते हैं साइंस में यही पढ़ाते हैं, कॉज एंड इफेक्ट थ्योरी। अगर कोई चीज है, इसलिए बुद्ध को सबसे पहला ये भी कहा जाता है कि साइंस के बारे में बुद्ध जिस तरह की बात करते हैं गजब की बातें हैं। तो मैं यही बात आपके बीच में इसलिए रखना चाहता हूं क्योंकि बुद्ध एक खास तरह की दुनिया के खिलाफ खास तरह की दुनिया बनाने के लिए गए थे और उन्होंने उसका निर्माण किया। और किसी धर्मगुरु बनना उनका उद्देश्य नहीं था, उनका उद्देश्य दुनिया बदलना था और उन्होंने दुनिया बदल दी। जब सत्ता, सामंत, राजे, रजवाड़े, नवाब या कोई भी पावर स्ट्रक्चर वाला व्यक्ति उसके साथ मिल जाता है तो दुनिया बदल जाती है, चाहे वो तात्कालिक बदलती हो। इसलिए अशोका द ग्रेट बाद में उन्होंने बुद्धिज्म को लिया और वो दूर दूर पूरी दुनिया में, पूरी ईस्ट एशिया का पूरा जो पूरे मुल्क हैं वहाँ पर लगभग 48 देशों में बुद्धिज्म एक बड़े धर्म के रूप में आज भी उसकी जगह है। तो ये चीज़ें हमारे दिमाग में रहनी चाहिए और हमें अल्प यानी छोटी चीज के लिए अब बड़े लक्ष्य को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ये ज्ञान भी बुद्ध का ही है कि हमारा लक्ष्य बड़ा है और हम बहुत छोटी चीज के लिए लड़ते लड़ते अपनी सारी एनर्जी वेस्ट कर देते हैं। हमारा ज्ञान बुद्धिज्म की तरफ है, हमारा ध्यान बुद्धिज्म की तरफ है, और लेकिन हम उस अंदर की चीजों में आपस में लड़ लड़ करके अपना सारा ही एनर्जी वेस्ट कर देते हैं, इसलिए उससे भी कुछ हासिल होने वाला नहीं है। हमें बड़े लक्ष्य की तरफ ध्यान रखना, तो इसकी तरफ बुद्धिज्म जिसकी तरफ भंते जी ने हमें इशारा किया है, बड़ा लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए और उस बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए छोटे लक्ष्य, छोटी छोटी चीजें हैं, आपस की छोटी छोटी चीजें, उनको हमें भुला देना चाहिए। अगर हम उनको नहीं भुलाएंगे तो बड़े लक्ष्य की तरफ नहीं जाएंगे, हम वहीं पर बैठे रहेंगे। हमें उन लक्ष्यों को हासिल तभी कर सकते हैं जब छोटी चीज़ों का हम मानेंगे। एक बात इसमें मुझे ये लगता है कि जो पूरा जो बुद्धिज्म का पूरा जो सवाल है, इस बुद्धिज्म के पूरे सवाल को शेड्यूल्ड कास्ट के लोगों को, यानी हम उनके बीच में धर्म गुरुओं को जा करके या हम सभी को उसी तरह का काम करके बुद्धिज्म के उस मैसेज को पूरे समाज के बीच में फैला सकते हैं। हमें पहला टारगेट अपने समाज को रखना होगा। अपना टारगेट पूरा होगा तो हम आगे चलेंगे। अगर हमारे साथ बहुत सारे लोग नहीं होंगे तो कम से कम 20-25% लोग तो हो जाएं। और आप देखते हैं कि बाबा साहब की यही थ्योरी थी कि पहले आप इनको आगे बढ़ाएंगे तो ये लोग जुड़ेंगे, बुद्धिज्म को मानेंगे, और फिर हम ये अपने अपने रीजनिंग को मानेंगे और फिर हम फिर आगे चलेंगे। तो बहुत कुछ कहने की बजाय केवल मैं यही कहना चाहता हूँ कि फिलोसफी का समझना, इसलिए बहुत बार लोग बुद्ध को लेकर के बहुत अनाप शनाप की बातें करते रहते हैं। बुद्ध की फिलोसफी को समझना आसान काम नहीं है। हिंदुइज्म की फिलोसफी को समझना तो बहुत आसान है, लेकिन बुद्धिज्म की फिलोसफी को समझना आसान नहीं। बुद्धिज्म की फिलोसफी को ओशो बहुत सरल भाषा में बताने का प्रयास करते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें किसी न किसी रूप में हम उस थॉट को जो बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें दिया, उस थॉट को हमें
अपने जीवन में अपनाना चाहिए। जब हम अपने उस काम को करने के लिए हम अपने रिचुअल्स करते हैं, शादी करते हैं, विवाह करते हैं, बच्चों के जन्म संस्कार और दूसरे काम करते हैं, तो हम सम्मानित भंते को बुलाएंगे, वहाँ एक रास्ता निकलता, आसपास के लोग भी उसको उसी तरह से देखेंगे। तो ये कुछ बातें मुझे लगता है कि ज़्यादा कहने का वक्त अब है नहीं, क्योंकि और कोई साथी भी अपनी बात कहना चाहता है तो कह सकता है, स्वतंत्र है। तो मुझे लगता है कि हमें बुद्धिज्म